विजय ने बहुत ही स्मार्टली अपनी मूवीज को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करा। वो अपनी मूवी में कॉमन मैन के मुद्दे उठाते थे और उन्हीं मूवीज में पावरफुल लोगों से लड़ते थे जनता के हक के लिए। भाई जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी जी ने अपना कल्ट बनाया जमीन पे काम करके, लोगों की सेवा करके, वहीं इन्होंने अपना कल्ट फैन बेस बनाया मूवीज के थ्रू, जहाँ ये खुद को लार्जर दैन लाइफ दिखाते थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में 31 साल के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के साथ हो जाता है रेप और फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। संजय रॉय नाम का बंदा जो एक सिविक वॉलंटियर है जो पुलिस के साथ काम करता था, वो पकड़ा जाता है सीसीटीवी फुटेज में। उस टाइम पे ममता बनर्जी की सरकार ने इस केस को इतने बेकार तरीके से हैंडल किया था ना, कलकत्ता के हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई थी तो इन्होंने सीपीआई के जो लोकल गुंडे थे उनको धमकाना शुरू कर दिया कि आपको हमारी पार्टी ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे ही इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले जिस टॉपिक पे वो आजकल का हॉट टॉपिक है, कैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हार गई और बीजेपी जीत गई। इसके पीछे क्या राज है, हम इसकी बात करेंगे। और आपको पता ही है कि हम पॉलिटिकल चीजों पे इतनी बातें नहीं करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का करियर देखकर, उनका कल्ट देखकर और साथ ही साथ थलपति विजय का कल्ट देखा हमने, और हमने सोचा कि भाई इनके बारे में रिसर्च करते हैं कि कैसे ये यहाँ तक आए, कैसे ममता बनर्जी हारी, कैसे विजय थलपति तमिलनाडु में जीता। इस बारे में जाने तो आज हम बातें करेंगे इन्हीं चीजों की, तो वीडियो में शुरू करते हैं। भाई ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा सिनेमैटिक रही है। 1990 में जब वो कांग्रेस में थी तो वो एक बार एक यूथ रैली लीड कर रही थी। तभी सीपीआई के लीडर लालू आलम ने उनके सर पर लाठी मारी और इस लाठी के हमले के बाद उनका पूरा स्कल हो जाता फ्रैक्चर। 1 महीने से भी ज्यादा वो अस्पताल में रहती है। लेकिन इस अटैक ने ममता बनर्जी को भाई घर घर तक पहुंचा दिया था। लेकिन कांग्रेस में रहकर ममता जी को ये तो समझ में आ चुका था कि भाई कांग्रेस बंगाल में सीपीआई को तो नहीं हरा पाएगी। तभी 1998 में ममता जी ने 26 साल पुरानी पार्टी को छोड़ा और अपनी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी चालू की। तृणमूल का मतलब होता है बेसिकली ग्रास रूट्स, मतलब धरती से जुड़ी हुई पार्टी। और फिर सिंगूर नंदीग्राम ने ममता जी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उन्हें चाहिए ही चाहिए थी। उन्होंने किसानों के साथ खड़े होकर 26 दिन तक अनशन किया और एक ऐसी मूवमेंट खड़ी करी कि 2011 में टीएमसी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। बंगाल का परिवर्तन हो चुका था, ममता बनर्जी सीएम बन चुकी थी और इसके बाद उनका सबसे पहला कार्य क्या था? सिंगूर के किसानों को 400 एकड़ जमीन देना। ये मान के चलो ममता बनर्जी का ये पीक चल रहा था। लेकिन भाई ममता जी सिर्फ इलेक्शन ही नहीं जीती थी, इन्होंने एक अपना पूरा कल्ट भी बना लिया था। और ये कल्ट बनने का रीजन था इनकी खुद की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। भाई इंडिया में सोचो हर एक पॉलिटिशियन डिजाइनर कपड़े पहनता है, फार्म हाउस में रहता है, बड़ी बड़ी एसयूवीज में घूमता है। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में हम सभी को पता है, वो सफेद साड़ी पहनती है, एक झोला उनके पास होता है और पैरों में हवाई चप्पल। और ये उनकी लुक सदा सेम ही रही है। उन्होंने बिल्कुल भी अपनी लुक में चेंज नहीं किया, ना ब्रांड बदला ना अपनी स्टाइलिंग बदली। भाई ये मान के चलो ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल ब्रांडिंग थी एक जमीनी नेता की। मतलब वो ये दिखाना चाह रही थी अपनी जनता को कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती हूँ, मैं तुम्हारी जैसी ही हूँ, मैं अमीरों की पॉलिटिशियन नहीं हूँ। और बात अगर वोट्स की जाए ना तो ममता बनर्जी ने महिलाओं को टारगेट किया। मतलब महिलाओं को एकदम अपना पर्सनल वोटर बना लिया था, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए नई नई स्कीमें लाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा भाई उन्होंने अपनी इमेज एक दीदी के तौर पे स्टैब्लिश कर ली थी। हम सभी जानते हैं ममता बनर्जी को दीदी भी कहा जाता है। बंगाल में दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन। ये जो इमेज उन्होंने अपनी बनाई थी, सिर्फ उनका एक निकनेम ही नहीं, उनके लिए एक पॉलिटिकल वेपन भी था। मतलब जो उनके वोटर्स थे, जो उनको पसंद करते थे, वो उनके अंदर एक बड़ी बहन देखते जो बहुत ही ज्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव है। ऐसा ही एक बहुत ही खतरनाक कल्ट फैन बेस है साउथ के बहुत फेमस, बहुत बड़े एक्टर थलपति विजय का, जिन्होंने इस बार पहली बार इलेक्शन लड़के सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके वो सीएम बनने की कागार पे खड़े हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो वो सीएम बन भी चुके हो। भाई जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी जी ने अपना कल्ट बनाया जमीन पे काम करके, लोगों की सेवा करके, वहीं इन्होंने अपना कल्ट फैन बेस बनाया मूवीज के थ्रू, जहाँ ये खुद को लार्जर दैन लाइफ दिखाते थे। विजय ने बहुत ही स्मार्टली अपनी मूवीज को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करा। वो अपनी मूवी में कॉमन मैन के मुद्दे उठाते थे और उन्हीं मूवीज में पावरफुल लोगों से लड़ते थे जनता के हक के लिए।
इसकी शुरुआत हुई 2002 में जब उनकी मूवी आई तमीजान। उसमें वो करप्ट पॉलिटिशियन से लड़े और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करा। ऐसे ही 2014 में एक फिल्म आई कुट्टी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे क्रिमिनल का रोल किया जो गरीब किसान जो सूखे से प्रभावित हैं, उनके लिए जो कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है वो उससे लड़ जाते हैं। 2017 में उनकी एक मूवी आई मेरसल, जिसने मेडिकल इंडस्ट्री में होने वाले करप्शन को एक्सपोज किया। उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि सिंगापुर में 7% जीएसटी है, पर वहां की पब्लिक के लिए पब्लिक हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है, लेकिन इंडिया में 28% जीएसटी लेने के बाद भी पब्लिक हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री क्यों नहीं है। ये मुद्दा बहुत सारे लोगों के मन में था, लेकिन जब ये मुद्दा मूवी में उठाया गया तो विजय की बहुत ज्यादा तारीफ हुई, वो पब्लिक में और ज्यादा पॉपुलर हो गए। इस डायलॉग के बाद बीजेपी ने उन्हें टारगेट भी करा। उनके घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन विजय डरे नहीं। वो अपनी मूवीज में कंटिन्यूअसली जनता के मुद्दे उठाते रहे। 2018 में उनकी एक फिल्म आई सरकार, जिसमें उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, इलेक्टोरल फ्रॉड्स और वोटर राइट्स का। और 2019 में एक मूवी आई उनकी बिगिन, जिसमें उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करी। भाई इसी तरह विजय ने मूवी हॉल्स को एक पॉलिटिकल क्लासरूम में बदल दिया। उनके जो पॉलिटिकल मुद्दे थे वो लाखों करोड़ों लोगों को अवेयर करने लगे और लोग उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करने लगे। फिलहाल तो उनका फैंडम इतना कमाल का है कि जब भी उनकी मूवी आती है उससे पहले लोग उनकी पूजा करते हैं। लोगों के लिए एक फेस्टिवल हो जाता है जब भी उनके फेवरेट हीरो विजय की कोई भी मूवी रिलीज होती है। ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि इतने सालों की जर्नी में लोग अब विजय को सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक मसीहा की तरह देखने लगे, जो कॉमन मैन के लिए पावरफुल लोगों से लड़ता है। यही उनका कल्ट है भाई, उनकी इमेज बन चुकी है एक मसीहा वाली। और इसी इमेज का फायदा उन्हें इस इलेक्शन में हुआ, क्योंकि जब लोग उन्हें वोट कर रहे थे तो वो एक्टर विजय को वोट नहीं कर रहे थे, वो अपने मसीहा को वोट कर रहे थे। लोगों को ये उम्मीद है कि जिस तरीके से वो मूवीज में पावरफुल लोगों से लड़ते आए हैं, एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही रेवोल्यूशन अपने लोगों के लिए लेकर आएंगे। अगर कोई भी कल्ट बनता है तो वो सिर्फ प्यार से नहीं बनता, कल्ट बनता है कॉम्बिनेशन से, डर के और प्यार के। और ममता बनर्जी ना इस चीज में बिल्कुल एक्सपर्ट थी। 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई थी तो इन्होंने सीपीआई के जो लोकल गुंडे थे उनको धमकाना शुरू कर दिया कि आपको हमारी पार्टी ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे ही इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा। और पावर में आने के बाद टीएमसी ने ना जो पूरा सिस्टम है वो अपने कंट्रोल में ले लिया कि किसी को भी अगर बिजनेस रिलेटेड डील करनी हो या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड करनी हो, लैंड डील्स या लेबर हायरिंग करनी हो, तो जिसको भी ये काम करना है उसको लोकल टीएमसी के लीडर से परमिशन लेनी होगी, उसको कट देना पड़ेगा, तब जाके उसका काम पॉसिबल हो सकता था। और कॉलेज एडमिशन्स के लिए भी लोकल सिंडिकेट को पैसे देने पड़ते थे जो टीएमसी ही ऑपरेट करता था। और ऐसा भी नहीं होता था जो पार्टी ऑपोजिशन में है उनको कट नहीं जाता था, उनको भी कट जाता था, इनके पास भी पैसे आते थे। पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल थी वो थी करंट रूलिंग पार्टी, जो कि ममता बनर्जी की थी। अब ये सवाल आता है कि बीजेपी इतने सालों से वेस्ट बंगाल में क्यों हारती रही। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो पूरा एंटी बीजेपी है, तो मतलब कोई चांस ही नहीं था कि बीजेपी को सपोर्ट किया जाए। और ये वो स्टेट है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का 34 साल तक रूल चलता रहा। तो जिसका रिजल्ट ये रहा, जो वेस्ट बंगाल के मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उनकी जो थिंकिंग थी वो लेफ्ट लीनिंग थी, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स थी वो थी हिंदुत्व पॉलिटिक्स, जिसके अगेंस्ट थे यहाँ के लोग। ममता बनर्जी का जो वेलफेयर नेटवर्क था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बीजेपी के पास कुछ था नहीं उनको काउंटर करने के लिए। तो ममता बनर्जी ने जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई वो डायरेक्टली वुमेन ओरिएंटेड थी, जिससे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था वेस्ट बंगाल में। लक्ष्मीर भंडार स्कीम में भी हर महीने SC/ST की जो महिलाएं उनको 1200 रुपए दिए जाते थे, और जो बाकी महिलाएं उन्हें हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। और लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं इस स्कीम की बेनिफिशियरी थी। और एक और स्कीम थी जिसका नाम था कन्याश्री स्कीम। इस स्कीम में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक लड़कियों को फ्री पढ़ाई दी जाती थी, और इसके साथ साथ वन टाइम 25,000 रुपीज भी दिए जाते थे। तो भाई इतना पैसा अकाउंट में सीधा आ रहा है, तो भाई हर महीने अगर 1000 रुपए या 1200 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं तो भाई लोग तो सपोर्ट करेंगे ही ना। और टीएमसी का जो बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन था वो उन्होंने CPIM से सीखा था, और हर गली हर मोहल्ले में इनके गुंडे तैनात रहते थे। और दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो उनके पास इस लेवल का ग्राउंड नेटवर्क था ही नहीं वेस्ट बंगाल में।
और इनके लोगों पर बूथ कैप्चरिंग का और ऑपोजिशन के वोटर्स को डराने का भी आरोप लगा हुआ था। तो इन्होंने इस तरीके से कैप्चर किया हुआ था कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कितने भी एड्स चला ले, कितने भी रैलीज कर ले, लेकिन ग्राउंड पर टीएमसी की मशीन सब न्यूट्रलाइज कर देती थी, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था उनकी छवि पर। तो वेस्ट बंगाल में तो भाई यही होता आया है कि कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये जरूर कहती है कि इस बार बदलाव जरूर आएगा, चेंज जरूर आएगा, लेकिन जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आती है वो पुरानी वाली पार्टी की तरह ही काम करने लग जाती है, मतलब कोई बदलाव नहीं आता। और फिर आती है भाई 9 अगस्त 2024 की रात। इस रात ने सब कुछ बदल के रख दिया हमेशा हमेशा के लिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में 31 साल के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के साथ हो जाता है रेप और फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। संजय रॉय नाम का बंदा जो एक सिविक वॉलंटियर है जो पुलिस के साथ काम करता था, वो पकड़ा जाता है सीसीटीवी फुटेज में। भाई इस केस के बारे में पूरे देश को पता ही है, लेकिन उस टाइम पे ममता बनर्जी की सरकार ने इस केस को इतने बेकार तरीके से हैंडल किया था ना, कलकत्ता के हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था, क्योंकि वहाँ के लोगों को वाकई में राज्य सरकार की पुलिस पे भरोसा ही नहीं था कि वो वाकई में इस केस को सही से हैंडल कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 14 अगस्त को तो भाई वहाँ पे लोगों ने आरजी कर हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ भी चालू कर दी थी और ऑपोजिशन ने ये बताया था कि ये तोड़ फोड़ टीएमसी के गुंडे ही कर रहे हैं ताकि जितने भी एविडेंसेस उस कॉलेज में उस हादसे के दौरान वहाँ पे होते वो मिटाए जा सके। और तो और भाई डॉक्टर्स ने स्ट्राइक भी की और वहीं दूसरी ओर जनता को शांत करने के लिए पुलिस टीयर गैस और वाटर कैनन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगी। और भाई ये सब हो रहा था दीदी के राज में। ममता जी का जो पूरा ब्रांड था वो एज अ वुमेन प्रोटेक्टर था, लेकिन ये सब उनके राज में होने लगा। इस इंसिडेंट के बाद ममता जी की ब्रांड पे मानो एक डेंट सा लग गया। और तो और भाई जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ता गया तो ममता जी ने बोला था कि मैं अब रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ममता जी ने इसके बाद रिजाइन दिया भी नहीं। इस सब की वजह से ममता जी भाई एकदम बैकफुट पे आ चुके हैं। और फिर 2026 में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो एकदम इम्पॉसिबल माना जाता था। कैसे, मैं बताता हूँ। बीजेपी ने सबसे पहले टीएमसी के आईपैक को टारगेट किया, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को टारगेट किया। ये प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म थी जो ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजीज बनाया करती थी। भाई 2021 में जब ये लग रहा था ना कि बीजेपी तो जीत ही जाएगी, मतलब हर जगह बीजेपी की ही हवा थी, तभी प्रशांत किशोर जी बीच में आके खड़े हुए और उन्होंने एक भविष्यवाणी दी कि भाई बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी, और वही हुआ। बीजेपी जीती सिर्फ 77 सीटें। इसके बाद ये मानो भाई आईपैक और टीएमसी बिल्कुल एक हो गए, एकजुट के काम करने लगे। आईपैक टीएमसी की सारी स्ट्रेटेजी बनाने लगा। लेकिन भाई इसके बाद क्या होता है, जनवरी 2026 में सबसे मजेदार चीज होती है, ईडी मारती है आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पे जाके रेड, और इसके बाद आईपैक के सारे ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं वर्क फ्रॉम होम। और तो और भाई इसके कुछ हफ्ते बाद आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया जाता है, और इलेक्शंस के कुछ हफ्ते पहले ही टीएमसी की पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी मशीन को डिसमेंटल कर दिया जाता है। इसके बाद की कहानी आपको बताएंगे शुभम। इलेक्शन के रिजल्ट में एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल फैक्टर था भाई वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जिसमें 91 लाख वोटर्स का नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये वो लोगों के नाम है जो या तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या फिर मर चुके लोग हैं, या इसमें बहुत से नाम जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं। लेकिन वहीं टीएमसी का ये कहना था कि भाई जबरदस्ती हमारे 91 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता था कि टीएमसी की एक बूथ लेवल मशीन है, मतलब कुछ लोग हैं जो वोटिंग बूथ पर लोगों को डराते धमकाते हैं और उनसे जबरदस्ती टीएमसी को ही वोट दिलवाते हैं। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश करी भाई इस सब को भी बंद कर दिया जाए, इस मशीनरी को काम ना करने दिया जाए। तो उन्होंने 2.4 लाख CAPF जवान लगाए कि इलेक्शंस बिल्कुल फेयर तरीके से बिना किसी रायट या लफड़े के हो। इसका रिजल्ट भी वैसा ही हुआ भाई। पहली बार बंगाल की इलेक्टोरल हिस्ट्री में डेथ फ्री इलेक्शंस हुए, मतलब कोई बड़ा रायट नहीं हुआ, किसी की भी डेथ नहीं हुई। अब इसके बाद भी इस चीज को, इस सिचुएशन को देखने के दो नजरिए निकल के आए। एक नजरिया तो यही था कि CAPF ने अपना काम बिल्कुल अच्छे से किया, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए। टीएमसी के जो गुंडे थे वो किसी के वोट मैनिपुलेट नहीं कर पाए, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर पाए, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट हो गए। दूसरा तरीका ये है कि भाई जो टीएमसी वाले हैं, जो पार्टी हारी है, वो ये कह रही है कि भाई ये जो जवान खड़े थे CAPF के, ये खुद ही लोगों पे प्रेशर बना रहे थे कि तुम बीजेपी को वोट करो, और ये टीएमसी वर्कर्स को डरा धमका रहे थे, तो वोट मैनिपुलेशन तो हुआ है। बीजेपी का बंगाल में जीतने का एक और बहुत बड़ा फैक्टर है शुवेंदु अधिकारी, जिनको करंटली अभी बीजेपी ने बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनाया है। एक्चुअली ये ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे
थे किसी टाइम पे, और 2020 में इन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ममता बनर्जी के राइट हैंड थे, तो इनको पार्टी की हर इंफॉर्मेशन पता थी कि टीएमसी को वोट कहां से आते हैं, किस तरीके से उनमें काम होता है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, और यही सारी बातें बीजेपी के बहुत ज्यादा काम आई। इसका एक फायदा ये भी हुआ कि बीजेपी को एक बंगाली फेस मिल गया था ममता बनर्जी के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी की हार का एक और बहुत बड़ा रीजन था 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। एसएससी स्कैम, राशन स्कैम, कोल स्कैम, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स में भी उनकी पार्टी पे लोग आरोप लगाते जा रहे थे। और इस बार ये भी कह रहे हैं कि 2026 में फाइनली बीजेपी कामयाब हुई सभी हिंदू के वोट एक तरफा लेने के लिए। वहीं मुस्लिम वोट्स जो थे, जो टीएमसी को मिलते थे, वो स्प्लिट हो गए दूसरी पार्टीज में, जिसकी वजह से बीजेपी क्लियरली एक तरफा जीत चुकी है। और हमने बिल्कुल देखा कि बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट की है बीजेपी की विक्ट्री वेस्ट बंगाल में। क्लियरली लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे करंट गवर्नमेंट से, और अभी बहुत ज़्यादा खुश है। सोशल मीडिया पे भी उनकी खुशी की वीडियोस बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है। 1977 में सीपीआईएम जीती थी और 34 साल तक उन्होंने बंगाल पर राज करा, पर उनका भी यही स्लोगन था कि चेंज जरूर आएगा, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। और फिर 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की सीएम बनी और इस पार्टी को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, और उनका भी स्लोगन था चेंज, और फिर उन्होंने भी 15 साल राज करा। और अब इतने टाइम बाद 2026 में बीजेपी ने उन्हें उखाड़ फेंका। अब बीजेपी क्या चेंज लाएगी, कितना चेंज आएगा, ये तो देखो टाइम ही बताएगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है बीजेपी कितने टाइम तक बंगाल में राज करेगी, और कमेंट में अपना फेवरेट टॉपिक भी बताना जिस पर आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।